सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहां में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइज आपको यहाँ पे वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। और उन सारे प्रश्न को मैं एक एक करके क्लियर करूंगी। जितना भी कंफ्यूजन होगा वो सारा आपका क्लियर आउट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज चीजों को नोट करिए। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है, जो चीज आपको नहीं पता है, उसको नोट करिए एंड उसका रिवीजन करिए। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नंदा देवी से मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि नंदा देवी तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, लेकिन भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो ये नंदा देवी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, ठीक है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका ऊंचाई आपको याद रखना ही है क्योंकि ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की 7,816 मीटर। 7,816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है नंदा देवी चोटी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि ये कौन से हिमालय का जो है ये है, तो याद रखिएगा ये महान हिमालय का है, ठीक है ना। महान हिमालय, महान हिमालय की श्रेणी का है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि नंदा देवी जो है ये आपके कौन से राज्य में है। तो ये है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड। और पूछा जाए कि उत्तराखंड के कौन से जिले में है, तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए जो है यहाँ पे जो बहुत लोग जिला नहीं याद करते, ठीक है ना, सिर्फ राज्य याद कर लेते हैं और जिला नहीं। तो याद रखिएगा जिला भी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, ठीक है, चमोली जिला में। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये जो आपका नंदा देवी जो है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मतलब कि अंदर स्थित है। तो याद रखिएगा ये है आपके जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, ठीक है ना, स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से किया गया 1988 में, ठीक है। तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि है ये किससे है? नंदा देवी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, आपसे तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है। तो बताइए तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है guys? तो याद रखिएगा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? तो इसकी डोडा बेट्टा की ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 2637 मीटर, 2637 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ केरल, ठीक है, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी, एक काम करती हूँ सेम कलर हो गया तो कलर में चेंज कर देती हूँ, ठीक है, केरल का, ठीक है। तो केरल, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? तो याद रखिएगा केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, अनामुडी। अनामुडी जो है guys, याद रखिएगा जिसे अनाईमुडी भी कहते हैं। तो ये केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर,
2695 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो है अनाईमुडी जो है याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब लास्ट आपका बच जाता है कौन सा? लास्ट आपका बच जाता है guys ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़, जो कि ये सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं धूपगढ़ की अगर मैं बात करूँ गाइस कि इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो धूपगढ़ की ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है। तो याद रखिएगा धूपगढ़ की ऊंचाई है 1352 मीटर। ठीक है। तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? इलाहाबाद अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या फिर मद्रास अधिवेशन में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था। तो सबसे पहले अगर मैं मद्रास अधिवेशन की बात करूँ गाइस, तो मद्रास अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1887 में हुआ था। 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। ठीक है। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन की बात करूँ तो 1896, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी में कांग्रेस दो दल में बट गया था। कौन सा कब था गाइस? 1907 में। और इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, 1888 में। 1888 में। ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और याद रखिएगा ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। ठीक है, पहली बार गाया गया था। किनके द्वारा गाइस? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप वंदे मातरम से रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम वंदे मातरम की अगर हम बात करें कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि ये जो है वंदे मातरम का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन, तो याद रखिएगा वंदे मातरम का प्रकाशन हुआ था 1882 में हुआ था। ठीक है। ये जो है 1882 में उपन्यास आनंद मठ में। ठीक है ना। 1882 उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस, इसके अलावा जो ये प्रकाशन हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे जो है घोषित कब किया गया था? राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत घोषित कब हुआ?
घोषित। तो याद रखिएगा इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस, तो याद रखिएगा ये जो है पूछा जाता है कि इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे अरविंद घोष ने, अरविंद घोष, ठीक है। और पूछा जाता है कि अंग्रेजी में अनुवाद तो इन्होंने किया था, और उर्दू में अनुवाद किसने किया था, उर्दू में, उर्दू में अनुवाद, ठीक है। तो उर्दू में अनुवाद किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा उर्दू में अनुवाद किए थे ये क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरी ये वॉइस सुन के लिख लीजिएगा, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये हो गया वंदे मातरम से रिलेटेड, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा दिल्ली सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका शासनकाल याद रखिएगा, शासनकाल, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक था, खिलजी वंश का दूसरा शासक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा इनके समय जो थी राजधानी कहाँ थी, राजधानी, तो याद रखिएगा इनके समय राजधानी थी दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है इनका सबसे इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर जो है विजय प्राप्त करने वाला एकमात्र शासक पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला एकमात्र शासक है, ठीक है। पूछा जाता है ये एग्जाम में, याद रखिएगा एकमात्र शासक। और याद रखिएगा अगर मैं दक्षिण भारत अभियान की बात करूंगा, दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। तो दक्षिण भारत अभियान जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत अभियान हुआ था 1307 में इसने शुरू किया था और 1331 तक, ठीक है ना, 1311 तक, सॉरी 1311 तक, ठीक है। जिसमें इसने देवगिरी, वारंगल और जो है इसको मुदौरे वगैरह को जीता था, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि ये दक्षिण भारत अभियान जो है ये किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा ये नेतृत्व इस दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व कर रहे थे ये मालिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है। तो इतना पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो है एक पूछा जाता है इनका, एक और याद रखिएगा गुजरात अभियान पूछा जाता है, गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा गुजरात अभियान हुआ था 1299 ईस्वी में, ठीक है, गुजरात अभियान। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा एक और याद रख लीजिएगा चित्तौड़ अभियान, इसका चित्तौड़ अभियान भी हुआ था, चित्तौड़ अभियान। तो चित्तौड़ अभियान कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा चित्तौड़ अभियान हुआ था ये 1303 में, ठीक है।
इसके अलावा जो है इनका जो है कुछ ये और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैं इसे आपको याद रखना है। जैसे कि इनके जो काल में थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है दीवाने आरिज के नाम से किसे जाना जाता था? दीवाने आरिज। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए मैं लिखा रही हूँ दीवाने आरिज। तो दीवाने आरिज किसे कहा जाता था गाइस? तो याद रखिएगा दीवाने आरिज कहा जाता था सैन्य मंत्रालय को। सैन्य मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय को, ठीक है, दीवाने आरिज। इसके अलावा जो है एक और याद रख लीजिएगा दीवाने आरिज, और एक पूछा गया था जो है दीवाने वजारत। दीवान ए वजारत, ठीक है। तो दीवाने वजारत किसे कहा जाता था गाइस? तो दीवाने वजारत जो है वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा कि ये जो है कौन से संविधान के तहत जो है इनकी नियुक्ति अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत, 76 के तहत नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस कि भारत का जो है भारत के जो है भारत सरकार के जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च, या सर्वोच्च बोले या फिर पहले बोले तो भी एक ही बात होगा, ठीक है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि अधिकारी होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा गाइस कि ये जो है कानूनी सलाहकार भी होता है, कानूनी सलाहकार, ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा ये जो है अपना इसका जो है कार्यकाल कब तक होता है गाइस? तो इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये पद पर रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि ये अपना जो है त्यागपत्र अगर देना चाहेगा तो किसको देगा? त्यागपत्र। तो याद रखिएगा ये अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। अब हम बात करेंगे गाइस कि जो है भारत के जो है पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले, भारत के पहले जिसे हम महान्यायवादी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ठीक है ना। भारत के पहले महान्यायवादी, ठीक है। तो भारत के पहले महान्यायवादी थे एमसी तलवार, एमसी तलवार। जिनका शासनकाल कब से कब तक, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1950 से 1963 तक शिक्षित हुए, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में कौन है गाइस? तो याद रखिएगा वर्तमान यानी वर्तमान 2025 में, ठीक है। तो वर्तमान 2025 में अभी कौन है गाइस? तो याद रखिएगा उनका नाम है आर वेंकटरमणि, ठीक है।
और याद रखिएगा ये जो है भारत के जो है 16वें महान्यायवादी है, ठीक है। भारत के 16वें महान्यायवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है। तो महरौली स्तंभ उदयपुर में है, अमृतसर में है, जबलपुर में है, नई दिल्ली में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली के जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, महरौली क्षेत्र में। अब यहाँ पे जो है हम इस लौह स्तंभ के बारे में बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लौह स्तंभ है गाइस, इसका निर्माण किसने करवाया था। निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया गया था गाइस गुप्त वंश के द्वारा, ठीक है। गुप्त वंश, और गुप्त वंश के किसके द्वारा गाइस, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लौह स्तंभ के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा लौह स्तंभ की जो है ऊंचाई कितनी है। लौह स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है वो है 7.2 मीटर, 7.2 मीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसका वजन कितना है, वजन, तो इसका वजन है 6 टन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस लौह स्तंभ पे जो है आपको याद रखना है कि जो है संस्कृत में जो है ब्राह्मी लिपि में जो है एक जो है शिलालेख जो है खुदा हुआ है इस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा संस्कृत में, संस्कृत में कौन सा लिपि है गाइस, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख खुदा हुआ है, ठीक है। शिलालेख खुदा है, ठीक है। और याद रखिएगा guys, ये जो है लगभग जो है ये 16 वर्षों से जो है याद रखिएगा ये बना हुआ है। और याद रखिएगा ये जो है अब इसमें जो है जंग भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें ये बिना जंग लगा हुआ है। इसके अलावा जो है guys, याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा लौह स्तंभ को जो है क्या याद रखिएगा, इसे गरुड़ स्तंभ, गरुड़, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है इनका शासनकाल कब से कब तक था, शासनकाल, तो याद रखिएगा इनका शासनकाल था 375 से लेके 415, ठीक है। और याद रखिएगा इसके काल को जो है गुप्त साम्राज्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। तो किसान घाट कौन सी व्यक्ति की समाधि स्थल है गाइस, तो आपके ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की, महात्मा गांधी की, या फिर चौधरी चरण सिंह की। तो सबसे पहले अगर मैं ज्ञानी जैल सिंह की बात करूँ गाइस, तो इनका जो है समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इनका है एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह का कौन सा समाधि स्थल है, एकता स्थल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर मैं बात करूं तो इनका समाधि स्थल कौन सा है, तो लाल बहादुर शास्त्री का guys याद रखिएगा ये है विजय घाट, विजय घाट,
इसके अलावा महात्मा गांधी की बात करूँ गाइस, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह का कहाँ है? चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। तो ये तो हो गया समाधि स्थल के बारे में। अब यहाँ पे हम एक एक करके चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में याद रखना है कि ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है कि इनका जो है काल कब से कब तक था प्रधानमंत्री का कार्यकाल? तो याद रखिएगा इनका जो काल था ये 1979 से 1980 तक। 1980 तक। ठीक है। उसके अलावा गाइस याद रखिएगा इनको जो है याद रखिएगा कि संसद का सामना नहीं करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है गाइस? तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह। संसद का सामना नहीं करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि चौधरी चरण सिंह को जो है चौधरी चरण सिंह को और कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न मिला है 2024 में। भारत रत्न 2024 में मिला। ठीक है। जो कि मरणोपरांत था। मरणोपरांत। ठीक है। इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा किसान घाट की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये दिल्ली में जो है यमुना नदी के किनारे। ठीक है। किसान घाट की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। उसके अलावा आपको याद रखना है क्या है गाइस? तो याद रखिएगा इनकी जयंती पर जो है जयंती पर 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी का जल का कितना प्रतिशत है? तो अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जो है कितना है गाइस? 10% है, 40% है, 20% है, 30% है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है। अब यहाँ पे अमेजन नदी की अगर मैं बात करूँ गाइज तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वत से। और एंडीज पर्वत से शुरू होने के बाद जो इसका मुहाना कहाँ है? ये गिरती कहाँ है? मुहाना। तो याद रखिएगा इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि इस नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि जो अमेजन नदी है गाइस याद रखिएगा ये क्या है गाइस? तो याद रखिएगा दुनिया के जो है मीठे पानी का जो है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अमेजन नदी। दुनिया के मीठे पानी का स्रोत। मीठे पानी का स्रोत अमेजन नदी। इसके अलावा और पॉइंट आप याद रखिएगा अमेजन नदी में। तो याद रखिएगा अमेजन नदी को जो याद रखिएगा पृथ्वी का जो है सबसे विशाल जल प्रवाह वाला नदी जो है वो किसे माना जाता है? अमेजन नदी को। तो याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे विशाल
जल प्रवाह वाली नदी, ये किसको माना जाता है? अमेजन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में कौन प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली, बिशन दास, अब्दुस समद, या फिर जो है मंसूर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले इनके बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1569 में, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी, ठीक है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता जो महान शासक थे अकबर, ठीक है। अब इनका जो है शासनकाल कब से कब तक था ये भी याद रखिएगा, शासनकाल, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल था गाइस याद रखिएगा, ये था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जहांगीर के बारे में आपको याद रखना है कि इनके जो दरबार में थे गाइस, याद रखिएगा, दो ई थे, एक तो मंसूर थे और दूसरे थे अबुल हसन, ठीक है। तो इनके बारे में पहले हम बात करेंगे। पहले दो तीन पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। जन्म हो गया, पिता हो गया, शासनकाल हो गया, और याद रखिएगा इनकी आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा क्या थी गाइस? तो याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा थी तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी। तो जो कि जहांगीर इनकी आत्मकथा थी, जो कि इन्होंने जो है स्वयं लिखा था, ठीक है। जिसमें इन्होंने जो है अपने 17 वर्षों के जो है इनके बारे में जो है 17 वर्ष तक इनके जो जो घटना हुए थे उनके बारे में था, ठीक है। उसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको याद रखना, और क्या याद रखना है, यहाँ पे अभी मैंने बोला था कि दो नाम, पहले मंसूर के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर, जिसको जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी मंसूर को गाइस? तो याद रखिएगा, मंसूर को जो है जहांगीर ने जो है नादिर उल असर की उपाधि दी थी, ठीक है। मंसूर को जो है कौन सी उपाधि दी थी? नादिर, नादिर उल हसन, नादिर उल असर, नादिर उल असर, ठीक है। तो इनको जो है मंसूर को नादिर उल असद की उपाधि दी थी, ठीक है, उपाधि दी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है, जहांगीर ने दी। और याद रखिएगा, जो ये मंसूर थे, ये जो है सबसे ज्यादा किस चीज का चित्र करते थे? चित्र करने में माहिर थे मंसूर जो थे। तो याद रखिएगा, ये जानवर का, पक्षियों का चित्र करते थे, ठीक है, जानवर, जानवर और पक्षियों, पक्षियों के चित्र में माहिर थे, ठीक है। तो ये किनका चित्र करते थे ये आपको याद रखना है। और दूसरा मैंने नाम एक कौन सा बोला था? दूसरा मैंने नाम बोला था अबुल हसन का, अबुल हसन को। तो अबुल हसन को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी गाइस? तो याद रखिएगा, अबुल हसन को जहांगीर ने जो उपाधि दी थी वो नादिर उद जमा की दी थी, ठीक है ना। नादिर, नादिर उद जमा की उपाधि दी, जमा की उपाधि, ठीक है। और ये जो थे ये किस चीज का चित्र करते थे गाइस? तो याद रखिएगा, ये करते थे ये जो है घटनाओं का चित्र करते थे, ठीक है ना, घटनाओं का चित्र, घटनाओं के, घटनाओं के चित्र में माहिर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा कण रेडियो धर्मिता में उत्सर्जित होता है। तो कौन सा कण रेडियो धर्मिता में उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, या फिर प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा कण। ठीक है ना, अल्फा कण। ठीक है, अब अल्फा कण के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रेडियो धर्मिता से जो है आपको ध्यान रखना है 3 कण जो है उत्सर्जित होते हैं। 3 कण उत्सर्जित होते हैं। अब 3 कण उत्सर्जित होते हैं तो कौन कौन से 3 कण उत्सर्जित होते हैं? तो पहला याद रखिएगा अल्फा कण। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? बीटा कण। और तीसरा आपको कौन सा याद रखना है? गामा। तो गामा जो ये किरणें हैं, ठीक है, कण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप याद रखिएगा। तो अल्फा कण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा अल्फा कण जो है, याद रखिएगा इसमें जो है अल्फा कण में क्या होता है? तो अल्फा कण जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, बना होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है किसके विखंडन से अल्फा कण निकलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है यूरेनियम और रेडियम के विखंडन से अल्फा कण निकलते हैं। ठीक है ना, यूरेनियम, यूरेनियम और रेडियम के विखंडन से अल्फा कण निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं। इसके अलावा बीटा कण की अगर मैं बात करूं तो बीटा कण के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो बीटा कण के बारे में याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बी माइनस और पॉजिट्रॉन बी प्लस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बी माइनस और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बी प्लस होते हैं। ठीक है, बी प्लस होते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस कि इसमें जो है न्यूट्रॉन जो है ये क्या करता है? प्रोटॉन में बदलता है। ठीक है, बीटा कण में क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, बदलता है। और बदलते समय जो है ये क्या निकालता है गाइस? तो बदलते समय जो है ये बीटा माइनस निकालता है। ठीक है, बदलते समय जो है ये बीटा माइनस जो है निकालता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट, आपको क्या याद रखना है गाइस? तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है प्रोटॉन जो है ये क्या होता है? न्यूट्रॉन में बदलते समय, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलते समय क्या निकालता है गाइस? बदलते समय जो है बी पॉजिटिव, बी प्लस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बदलते समय। तो ये बीटा के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे मैं जो जो पॉइंट लिखाई हूँ सबसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है गामा किरणें जो है याद रखिएगा ये कण नहीं होता, ये किरणें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कण नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, लुई पास्चर ने, विलियम हार्वे ने, या फिर हेनरी कैवेंडिश ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा
हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कार्ल लैंड स्टीनर की बात करूं, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है आरएच फैक्टर की खोज की थी। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज कब की थी गाइस? 1937 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लुई पास्चर, तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की। रेबीज के टीके की खोज की थी। खोज 1885 में की, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगला अगला कौन सा है? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी गाइस? तो याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। रक्त परिसंचरण तत्व की खोज कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1628 में की। अब आ जाते हैं हेनरी कैवेंडिश के बारे में। तो इन्होंने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज 1776 में की, सॉरी 66 में की, ठीक है। पर इन्होंने जो है हाइड्रोजन नाम नहीं दिया था। नाम की अगर मैं बात करूं, नाम इन्होंने क्या दिया था जब इस हाइड्रोजन की खोज की थी? तो इन्होंने नाम दिया था गाइस, याद रखिएगा, ये ज्वलनशील वायु नाम दिया था, ठीक है। ज्वलनशील वायु, वायु नाम दिया था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये लेवेसिये। लेवेसिये, लेवेसिये ने जो है क्या, याद रखिएगा, कौन सा नाम दिया था? हाइड्रोजन नाम दिया। हाइड्रोजन नाम दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्यमंत्री, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या फिर जिलाधिकारी। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो जिलाधिकारी सदस्य नहीं होते हैं। तो इन सदस्यों के अलावा भी याद रखिएगा, इन सदस्यों के अलावा भी 4 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। ये 3 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और इन 3 सदस्य के अलावा भी जो है 4 पदेन सदस्य होते हैं। तो 4 पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, ये याद रखिएगा। 4 पदेन सदस्य होते हैं जो कि आपको याद रखना है। 4 पदेन सदस्य जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं निम्न आयोग के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन के लिए मैंने पूरा क्लियरली लिख दिया है। इनके अलावा भी 4 और पदेन सदस्य होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं। और कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन से आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो मैं नीचे लिखा रही हूँ। तो ये 4 अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपको याद रखना, और कौन सा हो गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और जो है चौथा याद रखिएगा किसके होते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये 4 के बारे में आपको याद रखना है। आप थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कौन से अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्यालय हो गया, अब अधिनियम। तो याद रखिएगा इसका जो गठन हुआ था, गठन वो हुआ था इसका गठन हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा ये सदस्य का कार्यकाल कब होता है? सदस्य का जगह नहीं है तो मुझे बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देख करके कर लीजिएगा। तो सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ठीक है। जो भी पहले पूरा हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने स्थापना, मुख्यालय, कौन से अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, सदस्य का कार्यकाल। तो यहाँ पे तो 4 पॉइंट ये हो गया। 4 पदेन सदस्य होते हैं जो कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अनुसूचित जाति के आयोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है गाइस? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 24, अनुच्छेद 8 से 13, अनुच्छेद 5 से 11 या फिर अनुच्छेद 12 से 18। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। नागरिकता आपके कौन से भाग में? तो याद रखिएगा नागरिकता आपके भाग 2 में है, भाग 2 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। तो यहाँ पे मैं 5 से 11 में आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आगे आपको ये याद रखना है कि जो एक आपका नागरिकता अधिनियम था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, 1955 के तहत जो है याद रखिएगा 1955 के तहत जो है कितने प्रकार की नागरिकता है गाइस? तो याद रखिएगा भारतीय नागरिकता 1955 के तहत जो है याद रखिएगा 5 प्रकार की जो है 5 प्रकार, 5 प्रकार से जो है नागरिक है कि नहीं है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 5 प्रकार कौन कौन से है गाइस? तो याद रखिएगा पहला हो गया आपका जो है कौन सा हो गया? जन्म, जन्म। दूसरा कौन सा हो गया? वंश। तीसरा कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा पंजीकरण। चौथा कौन सा हो गया गाइस? चौथा हो गया आपका जो है क्षेत्र। पांचवा कौन सा हो गया गाइस? पांचवा हो गया प्राकृतिककरण, प्राकृतिककरण, प्राकृतिक, ठीक है। तो ये 5 प्रकार आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है, प्राकृतिककरण। तो ये 5 प्रकार हो गया। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो आपका
5 से लेकर जो है, तो अनुच्छेद अगर मैं 5 की बात करूं, अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 5, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है, तो भारत के नागरिक होने की शर्त, भारत के नागरिक होने की शर्त, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 6 में क्या दिया हुआ है, तो पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, मैं सीधे 6 लिख रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, प्रवासियों की नागरिकता, ठीक है। उसके बाद जो है 7 में क्या आएगा इस, तो याद रखिएगा 7 में दिया हुआ है वापस गए लोगों की स्थिति, वापस गए लोगों की स्थिति, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 8 की बात करूँ गाइस, 8 में क्या दिया हुआ है, विदेश में बसे जो है भारतीयों की नागरिकता, विदेश में बसे भारतीयों की नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका जो है अनुच्छेद 9 जो है ऊपर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 9 लिख दूंगी, लेकिन 10-11 का जगह नहीं है, तो 10-11 के जगह जो है आप नोट कर लीजिएगा, वो मैं बाद में बता दूंगी। अनुच्छेद 9 में जो है, अनुच्छेद 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 में क्या आएगा, इससे याद देखिएगा दोहरी नागरिकता जो है ये नहीं है, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता पे प्रतिबंध है, दोहरी नागरिकता निषेध, नि, निषेध, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 10 में आपकी क्या है, नागरिकता बनाए रखने का अधिकार है, और अनुच्छेद 11 में जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये 10 और 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है ना पूछा हुआ है। पर पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा जाता है। तो 10 एक बार मैं फिर से लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता बनाए रखने का अधिकार, और अनुच्छेद 11 में है संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, कानपुर में, लखनऊ में, देहरादून में, या फिर करनाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका केंद्रीय वन अनुसंधान जो है ये है आपका कहाँ है गाइस, तो ये हो गया देहरादून, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून आपका कहाँ है गाइस, तो देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपका केंद्रीय वन अनुसंधान है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1906 में हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गाइस कानपुर। कानपुर में आपका कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो है कानपुर में हो गया आपका भारतीय दलहन अनुसंधान, भारतीय दलहन अनुसंधान, और ये आपका कानपुर में है। और कानपुर आपका कहाँ पड़ता है, कानपुर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ऊपर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये भारतीय दलहन अनुसंधान की स्थापना कब हुई है, स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसके अलावा और आ जाते हैं नीचे गए, नीचे आपका कौन सा है, करनाल। करनाल में आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा करनाल में है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल, करनाल आपका कहाँ पड़ता है, तो करनाल आपका पड़ता है गैस हरियाणा में, ठीक है। और इसकी जो है स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है, जो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक है, 1923 में हुई थी, ठीक है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की। लेकिन गाइस याद रखिएगा, और उस समय जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा उस समय जो है ये जब इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, तब कहाँ हुआ था, बेंगलोर में, बेंगलोर। लेकिन फिर क्या हुआ था गाइस, तो फिर इसे जो है, इसमें जो है 1955 में, ठीक है ना, 1955 में जो है, 1955 में करनाल, करनाल स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित, स्थानांतरित हो गया, ठीक है। जो कि आपका करनाल अब कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। तो डेयरी अनुसंधान से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया है। और भी कोई छूट गया क्या, हाँ एक छूट गया है आपका, जो कि लखनऊ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, लखनऊ। तो लखनऊ में आपका कौन सा है, लखनऊ बहुत लोग जानते हैं, ये आपका यूपी में पड़ता है, तो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये कौन से राज्य में मनाया गया है गाइस, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, गुजरात में, या फिर कर्नाटक में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो है कहाँ, मुंबई में। तो कला महोत्सव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, तो हर साल जो है ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, हर साल जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है काला घोड़ा महोत्सव जो है guys, याद रखिएगा ये 9 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। कितने दिनों तक, 9 दिनों तक, 9 दिनों तक इसे मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है काला घोड़ा महोत्सव का जो है आयोजक, आयोजक कौन का है इसका, आयोजक, तो इसका आयोजक कौन करता है, काला घोड़ा एसोसिएशन, काला घोड़ा एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। जिसकी काला घोड़ा एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये जो अगर 2025 की अगर मैं बात करूँ, तो ये 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आयोजित हुआ था, ठीक है, 2025 में। तो ये मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में और कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो जैसे कि ये जो है गुड़ी पड़वा, गुड़ी, गुड़ी पड़वा, तो याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र का जो है ये कौन सा है, नववर्ष है, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, कालिदास महोत्सव, कालिदास महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा इसके अलावा आपका हो गया एलोरा महोत्सव, एलोरा महोत्सव, ठीक है। उसके बाद जो और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा एलोरा महोत्सव। इसके बाद जो आपका कौन सा हो गया, एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, एलिफेंटा महोत्सव, ठीक है। तो ये जो है आपके महाराष्ट्र के जो है ये फेस्टिवल है जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो कपिल वस्तु कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, या फिर बिहार में।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल वस्तु जो है वो हमारा नेपाल में स्थित है। अब नेपाल जो है, ये जो है कपिल वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किनसे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपके बौद्ध धर्म से, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बौद्ध धर्म से क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो जो आपके जो है याद रखिएगा कि जो है इस यहाँ पे जो है किनका शासन था, तो राजा शुद्धोधन का शासन था, ठीक है ना। कपिल वस्तु की अगर मैं बात करूँ तो किसका शासन था, राजा शुद्धोधन, शुद्धोधन का शासन था, शासन था, ठीक है। जो कि ये कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा जो है गौतम बुद्ध के पिता थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का बचपन जो है यहीं बीता था, बचपन और युवा, बचपन और जो है युवावस्था, युवावस्था बिताई, ठीक है। और गौतम बुद्ध कौन से वंश के थे, शाक्य वंश। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शाक्य वंश की राजधानी कहाँ थी गैस, शाक्य वंश की राजधानी, तो शाक्य वंश की राजधानी थी कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है आपके जो है बुद्ध का जन्म से भी संबंधित हो गया, क्योंकि बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ये कपिलवस्तु से के पास ही है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गैस, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि ये कहाँ है गैस, तो याद रखिएगा कपिल वस्तु से, कपिल वस्तु से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो है इन्होंने जो है अपना जो गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग, ये कहाँ से, कौन से जगह से संबंधित है, कपिल वस्तु से। तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण यहीं से किया, महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यहीं से किया। महाभिनिष्क्रमण कौन सी घटना हुई, तो महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग घटना, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।